नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी में हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और जैसा कि हम बहुत एक आम राय है, आम धारणा है कि जब एल नीनो होता है तो उस दौरान प्रशांत महासागर से नमी भारत की तरफ बहुत कम आती है, क्योंकि ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं, चाहे वो मानसून का सीज़न हो या पोस्ट मानसून सीज़न हो जो अभी चल रहा है। लेकिन अगर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम जब फॉर्म होने लगता है, बनने लगता है बंगाल की खाड़ी में, तो वो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जहां से भी नमी वाली हवाएं उसे मिल सकती हैं, उन जगहों से वो नमी को चुराने लगता है, खींचने लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। और वही परिदृश्य इस समय आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। प्रशांत महासागर से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन साउथ चाइना सी या आसपास के भागों से होते हुए ये नमी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है इस साइक्लोन में, जो कि साइक्लोन फॉर्म हुआ है अब बंगाल की खाड़ी में। काफी लंबा वक्त लिया इसने और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये डेवलप हुआ था सिस्टम, आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में आया और आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ पहुंचा। उसके बाद कमज़ोर हुआ, कमज़ोर इंटेंसिफाई होना शुरू हुआ और इंटेंसिफिकेशन के प्रोसेस में पहले डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन बना और अब ये साइक्लोन की इंटेंसिटी में आ चुका है। और इसके लैंडफॉल की संभावना अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर है ये सिस्टम, और लैंडफॉल करेगा ये बांग्लादेश के ऊपर 18 नवंबर और 17 नवंबर की रात के बीच में, 17 नवंबर की रात से 18 नवंबर के बीच में। तो यहाँ पर लैंडफॉल करेगा और इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के ऊपर इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो तटीय ओडिशा और इसके साथ साथ सटा हुआ जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, कोलकाता और आसपास का हिस्सा, इन भागों पर पड़ेगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि जिस समय ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस दौरान इसकी जो हवा की स्पीड है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। आमतौर पर साइक्लोन जब लैंडफॉल करता है, हिट करता है, उस दौरान तकरीबन, अगर सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन हो तो तकरीबन 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और वो हवाएं निश्चित तौर पर डैमेज करती हैं। कच्चे मकान, झोपड़े या टीन टप्पर जो भी होता है सब उखड़ जाता है और खंभे गिर जाते हैं, बिजली के पेड़ गिरते हैं और इससे बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। लेकिन जब ये लैंडफॉल करेगा बांग्लादेश में, उस दौरान इसकी स्पीड काफी रिड्यूस हो जाएगी और इसके चलते ही बांग्ला जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है बांग्लादेश से सटा हुआ, इस पर भी बहुत ज्यादा सीवियर इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये एक राहत की बात रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीन राज्य जो कि साउथ के हैं, म्यांमार से और बांग्लादेश से सटे हुए, इन राज्यों की तरफ ये जाएगा आगे जाकर और इसके कारण ही इन भागों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और काफ़ी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होने की आशंका रहेगी। लाइटनिंग के साथ, लाइटनिंग जब भी होती है यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं जब भी इस तरह के क्लाउड में होती हैं तो वो जानलेवा होती हैं, उस तरह से नुकसान पहुंचाने वाली होती है, जान और माल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वी भारत के राज्यों में या मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ओडिशा या पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कुछ हद तक प्रभावित रहेगा। 48 घंटों तक असर रहेगा, 24 से 48 घंटों तक, उसके बाद कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन तेज़ हवाएं चलने, घने बादल छाने और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना इन दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में रहेगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार की अगर हम बात करें तो ये दोनों राज्य, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिस्टम बांग्लादेश की तरफ जा रहा है और इसका जो आप देख रहे हैं दायरा बहुत बहुत व्यापक नहीं है। अगर ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन होता, हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती जब लैंडफॉल कर रहा होता, तो निश्चित तौर पर इसका जो दायरा था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी कवर करता। हालांकि अभी भी इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी और प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर जौनपुर, आजमगढ़ तक, गोरखपुर तक हवाएं पहुंच रही हैं नमी वाली आर्द्रता लेकर और इसी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक भी बादल दिखाई दे रहे हैं और दिखाई भी देंगे। लेकिन सस्टेन्ड स्पेल ना तो इन हवाओं का रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, बहुत जल्दी ये अपनी इंटेंसिटी को लूज कर देगा और इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर ये देने वाला नहीं है। सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और अनुमान ये है कि वो सिस्टम भी स्ट्रांग हो सकता है। दरअसल दो चीजें यहां पर फेवर नहीं कर रही हैं, इसीलिए ये जो साइक्लोन बन रहे हैं, तूफान बन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो रहे हैं। एक चीज है
MJO मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन भूमध्य रेखा के ऊपर भारत के पास नहीं है, हिंद महासागर के पास नहीं है। अगर इस समय इंडियन ओशन के नीचे के हिस्सों पर जो मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एटमॉस्फेरिक वेव है वो इस जगह से गुजर रही होती तो ये साइक्लोन अति भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता था और आगामी तूफान भी बहुत प्रभावशाली बन सकता था। लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, एटमॉस्फेयर से इसको आकर्षण नहीं मिल रहा है, हवा को ऊपर उठने का आकर्षण नहीं मिल रहा है। दूसरी वजह, वर्टिकल विंड शीयर यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में है, यानी मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं इस जगह पर जहां पर साइक्लोन बनने की संभावनाएं दिख रही हैं, यानी कि जो इस तरह से हवा चलती है इसके ऊपर वो तेज़ है। और जब ऊपर उठ रही वर्टिकल हवा उठ रही है तो उस दौरान ये जो तेज़ हवाएं चल रही हैं इसको काट रही हैं, जिसे वर्टिकल विंड शीयर यानी इसको हिंदी में, हिंदी शब्दानुवाद जिसका वीडियो आपने देखा होगा, पहले भी हमने चर्चा की थी, इसका हिंदी मतलब होता है लंबवत पवन कतरनी। यानी जब साइक्लोन यहाँ से उठना शुरू होता है तो इसके ऊपर जो हवा चल रही है उसे हम पवन कतरनी या विंड शीयर कहते हैं। अगर यहाँ पर हवा धीमी गति की होगी तो ये जो ऊपर नमी उठने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ रहेगी और बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड, बहुत खतरनाक बादल बनेंगे और उनसे बहुत ज़्यादा बारिश होने की आशंका रहती है और वो जिस तरफ जाएंगे वहाँ पर तबाही मचा देते हैं। लेकिन यहाँ वर्टिकल विंड शेयर थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रांग है, यानी मध्यम से तेज़ हवाएं चल रही हैं जो साइक्लोन को बहुत स्ट्रांग बनने से रोक रही हैं। अब यहाँ पर अगला जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला सिस्टम बनने जा रहा है, ये तकरीबन 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर अपने कह सकते हैं इंटेंसिटी में आएगा, यानी लो प्रेशर बनने की प्रक्रिया में आ सकता है। लेकिन अभी इस सिस्टम के डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग दिख नहीं रही हैं। वजह वही, जैसा कि मैंने बताया, वर्टिकल विंड शेयर का लो होना, स्ट्रांग होना और MJO का भारत के समुद्री क्षेत्र के दक्षिण में होना ना होना इस समय। तो इस वजह से यहाँ पर इसके साइक्लोन बनने की अभी के आधार पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन वेदर कंडीशन में कई बार, अगर मैं एक चीज़ के लिए बात करूं कि मॉनसून आने की घोषणा के लिए 4-5 पैरामीटर है, उनमें से कई बार एक पैरामीटर भी अगर मिसिंग रहता है, एक मापदंड अगर वहाँ पर नहीं उपलब्ध है, तो कई बार मॉनसून के आने की घोषणा होने में दिक्कत होती है। और लेकिन इसके बावजूद कंडीशंस कई बार बहुत फेवरेबल होती हैं बाकी दूसरी। तो जिस चीज़ की अनुपस्थिति है MJO और लो वर्टिकल विंड शेयर की, उसके बावजूद यहाँ पर साइक्लोन बन भी सकता है, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान ठीक ठाक है और जिस जगह पर यह सिस्टम फॉर्म हो रहा है वो दायरा काफ़ी बड़ा है और इससे साउथ चाइना सी से प्रशांत महासागर की नमी भी थोड़ा सा मिल रही है और काफ़ी समय मिलेगा इसके आगे मूव करने के चलते, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये अगर साइक्लोन बनता है, किस दिशा में जाएगा? जाहिर है कि जब अनप्रेडिक्टेबल इसका बनना है तो अनप्रेडिक्टेबल इसका ट्रैक भी होगा, यानी इसका जो रास्ता होगा वो भी अभी कहना बहुत मुश्किल है। और अगर ये साइक्लोन बनता है तो ये तकरीबन 24-25 नवंबर के आसपास लैंड के रीजन के पास पहुंचेगा, चाहे साइक्लोन बने या डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन। उस दौरान निश्चित तौर पर भारत के पूर्वी घाट पर, चाहे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बहुत बारिश देखने को मिलेगी इसके चलते, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर WDA पहुंचने वाला है और इसका असर 19-20 नवंबर के आसपास रहेगा। 19-20 नवंबर को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। 18 नवंबर से ही मौसम बदल जाएगा। बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, साथ ही साथ उत्तराखंड तक दिखाई देंगे, लेकिन बहुत अच्छी संभावना नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि नवंबर महीने में भारत में, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, ऐतिहासिक आंकड़े देखें पीछे के वर्षों के, जैसे कि हम मॉनसून का ऐतिहासिक आंकड़ा देखते हुए अनुमान लगाते हैं कि नॉर्मल बारिश इतनी है तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े देखें तो नवंबर महीने में आमतौर पर दो प्रभावशाली WD उत्तर भारत में दस्तक देते हैं, जिनसे काफ़ी बर्फबारी और बारिश होती है पहाड़ों पर, और उसी बर्फबारी का असर उत्तर भारत से लेकर मैदानी हिस्सों में, पूर्वी क्षेत्रों में या मध्य भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में, पश्चिम भारत के राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र तक इन भागों में पहुंचती है। वो ठंडी हवाएं, और उन्हीं ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट होती है और मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार नवंबर महीने में अब तक कोई प्रभावशाली WD नहीं पहुंचा है। अगले 10 दिनों का ये पूर्वानुमान है। अगले 10 दिनों के दौरान अभी उत्तर भारत की तरफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। तो क्या ये सिग्नल है कि एल नीनो के होने के दौरान WD भी कम आएंगे? और जैसा कि आमतौर पर कोरिलेशन इसको देखा गया है कि जब भी एल नीनो रहा है तो WD की फ्रीक्वेंसी पर भी एक असर पड़ा है। ये स्टेब्लिश ट्रुथ नहीं है कि
फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या घटती है, लेकिन असर पड़ा है। तो निश्चित तौर पर प्रभाव अगर पड़ता है WD पर, तो जाहिर सी बात है कि बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ों पर कम होंगी, बर्फ कम पड़ेगी। बर्फ अगर कम पड़ेगी तो जाहिर सी बात है सर्दी कम पड़ेगी और पोल्यूशन लेवल ज्यादा रहेगा। बर्फ कम पड़ना, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का कम चलना और प्रदूषण, दिल्ली NCR के लोगों को लगातार प्रदूषण का परेशान करना, ये कोरिलेशन लगातार बना रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये WD आगे बढ़ेगा, उससे पहले ही इधर एक तरफ ये सिस्टम कमजोर होगा जो अभी 18 नवंबर को लैंडफॉल करने वाला है, 17 और 18 नवंबर के बीच में बांग्लादेश पर। उसके बाद 18 और 19 नवंबर से, 18 नवंबर की रात से 19 नवंबर और 20 नवंबर से पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि 20 नवंबर से दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के जो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा, काफ़ी खुशनुमा मौसम नजर आएगा। यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस पूरे रीजन को ये ठंडी हवाएं 20 नवंबर से प्रभावित करना शुरू करेंगी। लेकिन ये लंबा सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सिस्टम बन रहा है वो इधर से जब पूर्वी हवाओं को भेजना शुरू करेगा तो पश्चिमी हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी, ठिठक जाएंगी और फिर से प्रदूषण वापसी करेगा। तो ये खेल अभी चलता रहेगा। जब तक पहाड़ों पर अच्छी बर्फ नहीं पड़ती है, तब तक अभी उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी और प्रदूषण लेवल से राहत भी नहीं मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में भी इतना ही। लगातार बने रहिएगा किसान तक चैनल के साथ, आपके साथ जुड़ता रहूंगा, जानकारियां देता रहूंगा मौसम की। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।